सर रिकॉर्डिंग प्लीज ऑन। आज का टॉपिक जातक शास्त्र में बृहद जातक ग्रंथ से है। और इसमें हम सबसे पहले एक परिचय देंगे, इसका इतिहास, इसके लेखक, और फिर इसमें यवनों का योगदान क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है बृहद जातक। ज्योतिष्मान जागृत जगत की एक दिव्य ज्योति का नाम ही जीवन है। ज्योति का पर्याय ज्योतिष है, अथवा ज्योतिष स्वरूप ब्रह्मा की व्याख्या का नाम ज्योतिष है, जिसका द्वितीय नाम संवत्सर ब्रह्मा या महाकाल, जिसे हम रुद्र भी कहते हैं। ब्रह्मा सृष्टि के मूल बीजाक्षरों या मूल अनंत कलाओं को एक एक कर जानना वैदिक दार्शनिक ज्योतिष या अव्यक्त ज्योतिष कहा जाता है। इसका दूसरा स्वरूप लौकिक या व्यक्त ज्योतिष है, जिसे खगोलीय या ब्रह्मांडीय ज्योतिष कहा जाता है। व्यक्त या अव्यक्त, इन दोनों के आकार, दोनों की कलाएं एक समान हैं। एक बिंब है तो दूसरा प्रतिबिंब। भारतीय ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष का प्राचीनतम इतिहास खगोल विद्या के रूप में सुदूर भूतकाल के गर्भ में छिपा है। केवल ऋग्वेद आदि प्राचीन ग्रंथों में स्फुट वाक्यांशों से ही आभास मिलता है कि उसमें ज्योतिष का ज्ञान कितना रहा होगा। इसका एक श्लोक है जो इस बात को बताता है। शब्द शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चाचुषी श्रोतमुक्तम निरुक्तम च कल्पः करो यातु शिक्षस्य वेदस्य सनाशिका पादद्वयम् छंद आर्द्रे बुद्धि। उक्त श्लोक का स्पष्ट आशय निम्न प्रकार है। समग्र वेदों का तात्पर्य यज्ञ कर्मों से है। यज्ञ वो कर्म होते हैं जो शुभ कार्यों के लिए हम शुरुआत में करते थे, उनकी सफलता के लिए अभी भी करते हैं। तो यज्ञ कर्मों से है। यज्ञों का संपादन शुभ समय के अधीन होता है। अतएव शुभ समय या अशुभ समय का बोध ज्योतिष शास्त्र द्वारा ही होने से ज्योतिष शास्त्र का नाम वेदांग शास्त्र कहा जाता है। वेद रूप पुरुष के मुख्य 6 अंगों में व्याकरण शास्त्र वेद का मुख, ज्योतिष शास्त्र दोनों नेत्र, निरुक्त दोनों कान, कल्प शास्त्र दोनों हाथ, शिक्षा शास्त्र वेद की नासिका, जिसे हम नाक भी कहते हैं, और छंद शास्त्र वेद पुरुष के दोनों पैर कहे गए हैं। अर्थात जो हमने वेदों को शरीर के विभिन्न अंगों से उनकी इंपॉर्टेंस को बताया है, जहां पे ज्योतिष को चक्षु का नाम दिया है, अर्थात आंखों के समान है। इस प्रकार उपरोक्त श्लोक से वेद एवं ज्योतिष शास्त्र का निकटतम संबंध स्वतः सिद्ध हो जाता है। ग्रह नक्षत्रों के परिज्ञान से काल का उद्बोधन करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र ही है, परंतु इस उद्बोधन के साथ आकाशीय चमत्कार को देखने के लिए गणित ज्योतिष के 3 भेद किए गए हैं: सिद्धांत, तंत्र व करण। क्योंकि ज्योतिष में आप कुंडली बना लेते हैं, वहां पे ग्रह आ जाते हैं और ग्रहों से आप फलित कर देते हैं। ये तो ज्योतिष का वो है, जो वो स्वरूप है जो दिखता तो नहीं है लेकिन उसका आप फलन कर रहे हैं, इसीलिए तो वो भविष्य का फल है। आप पीछे का भी बता सकते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल दोनों का बता देते हैं। पर जो आकाश में स्पष्ट नजर आता है व्यक्त, उसको हम गणित से सिद्ध करते हैं। वो गणित कई तरीके की हैं। यहाँ पे सिद्धांत, तंत्र और कर्ण, 3 तरीकों का गणित उपयोग करके हम आकाश में होने वाली घटनाओं जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को अपनी आंखों से देख सकते हैं या सुदूर यंत्रों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन उनको देखने के लिए सही समय का ज्ञान सिद्धांत से ही मिलता है, सिद्धांत या तंत्र या करण से। तो गणित के 3 भेद किए गए। सिद्धांत गणित, जिस गणित के द्वारा कल्प से लेकर आधुनिक काल, ये अंडरलाइंड है क्योंकि सिद्धांत में कल्प से शुरुआत होती है और आज तक के समय का कैलकुलेशन करते हैं। तंत्र में युगादि वर्षों की बात करते हैं, जो वेदांग ज्योतिष में हमने आपको पढ़ाया था, 5 वर्षों का एक युग संवत्सर से शुरू होता है। करण ज्योतिष में जो करण गणित है, उसमें शक को उपयोग में लाया गया। शक से हम शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की। उससे पहले कल्प के टाइम से हम नहीं कर सकते, उसमें वो सिर्फ सिद्धांत कर सकता है।
तो पहला है सिद्धांत गणित, जिस गणित के द्वारा कल्प से लेकर आधुनिक काल तक के किसी भी समय के दिन के खगोलीय स्थिति गत वर्ष मास दिन आदि सौर सावन चांद्रमान को ज्ञात कर सौर सावन आहरगण बनाकर मध्यमादि ग्रह स्पष्टांत कर्म किए जाते हैं, उसे सिद्धांत गणित कहते हैं। मतलब आप इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं, गत वर्ष मास दिन सौर दिन सावन दिन इत्यादि, मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह, ये सब कर सकते हैं, इसे हम सिद्धांत गणित कहते हैं। तंत्र गणित, जिस तंत्र द्वारा वर्तमान युगादि वर्षों को जानकर किसी अभीष्ट दिन तक हरगण या दिन समूह के ज्ञान से मध्यमादि ग्रह गत्यादि चमत्कार देखा जाता है, उसे तंत्र गणित कहा जाता है। अर्थात युग की बात कर रहे हैं, ये युगादि वर्षों की बात कर रहे हैं, 5 वर्षों की बात कर रहे हैं। क्योंकि जो वो युग होता है, सतयुग द्वापर त्रेता, वो उसको इस तरह से युगादि नहीं बोलते हैं कि युगादि, ये 5 वर्षों वाला तंत्र गणित का अलग है। इसका मतलब है हर 5 वर्ष के बाद एक स्थिर ग्रह की संरचना मान ली जाती है और अगले 5 वर्ष उसको बेस बना के हम पढ़ते हैं। जैसे कर्ण में तक के टाइम में हम मानते हैं कि इन ग्रहों की स्थिति ये थी, उसके बाद जो हम कैलकुलेशन हर से करते हैं और हम निकाल सकते हैं कि ग्रह इस समय कहाँ पे होगा। तो तंत्र गणित में युगादि, तो जिस तंत्र द्वारा वर्तमान युगादि वर्षों को जानकर किसी अभीष्ट दिन तक आहरगण या दिन समूह के ज्ञान से मध्यमादि ग्रह इत्यादि का चमत्कार देखा जाता है, उसे तंत्र गणित कहा जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, मैथमेटिक्स है। करण गणित, वर्तमान शक के बीच में अभीष्ट दिनों को जानकर, अर्थात किस दिन वेद यंत्रों के द्वारा ग्रह स्थिति देखकर और स्थूल रूप से यह ग्रह स्थिति गणित से कब होगी ऐसा विचार कर तथा ग्रहों के स्पष्ट वश सूर्य ग्रहण आदि का विचार जिस गणित से होता है उसे करण गणित कहते हैं। तो तीनों गणित का मेन आधार क्या है? सिद्धांत में कल्प से, तंत्र में युग से, करण में शक से कैलकुलेशन होता है। कर्ण गणित के कैलकुलेशन में हम साइन कांस्टेंट अर्थात त्रिकोणमिति का भी उपयोग नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा आसान करण माना जाता है, जिसमें सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग ही किया जाता है। वैदिक काल में संवत शब्द वर्ष का वाचक था, क्योंकि ये संवत क्या है ना, पहला वर्ष होता था, उस युग का पहला वर्ष। उसके बाद आपको पता है ईदवत्सर, अनुवत्सर, इदावत्सर इत्यादि सब 5 वर्षों के नाम हैं। तो संवत्सर, ईदवत्सर इत्यादि ये संवत्सर के समान ही अन्य वर्षों के पर्यायवाची शब्द हैं। भारतीय गणित ज्योतिष का कालक्रम, इसमें गणित ज्योतिष हम लिख रहे हैं क्योंकि बिना गणित के क्योंकि ज्योतिष का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने सिर्फ फलित पे प्रेडिक्शन दिया है, फलित के बारे में बात की है। अब आर्यभट्ट की बात करें तो इन्होंने सिद्धांत पे दिया है, वराह मिहिर ने फलित पे दिया है, पर फिर भी गणित में इनका नाम रहेगा क्योंकि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो होती है। तो पहला 499 से हम शुरुआत करते हैं। वेदांत का टाइम तो इससे भी 2000 साल पहले का था, उसको हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसमें ग्रहों का कैलकुलेशन है ही नहीं। तो पहला 499 से एडी से हम ले रहे हैं, तो वो आर्यभट्ट का नाम है, आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट लिखा था। 505 एडी में वराह मिहिर इन्होंने लिखी हैं। 505 से 585 एडी के बीच में वराह मिहिर का समय था। इसमें इन्होंने पंच सिद्धांति का लघु जातक, बृहद जातक इत्यादि ग्रंथ लिखे हैं। 522 एडी में भास्कर वन आ गए थे, इन्होंने लघु भास्करीय और महाभास्करीय ग्रंथ लिखे हैं। 598 एडी में लल्लाचार्य शिष्यधि वृद्धि नामक ग्रंथ लिखा। 628 एडी में ब्रह्मगुप्त और इन्होंने लिखा ब्रह्मास्फुट सिद्धांत और खंडन खंड खाद्य। 950 एडी में आर्यभट्ट द्वितीय आ गए और इन्होंने महासिद्धांत लिखा था। 1039 एडी में श्रीपति ने सिद्धांत शेखर ग्रंथ की रचना की थी। 1150 एडी में भास्कर द्वितीय ने सिद्धांत शिरोमणि और कर्ण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो ये तो कालक्रम था भारतीय गणित ज्योतिष का। अब हम वराह मिहिर, क्योंकि आप जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं, जिस ग्रंथ को, बृहद जातक, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसलिए वराह मिहिर के पूर्व का ज्योतिष और फिर वराह का समय भी हम पढ़ेंगे।
भारतीय ज्योतिष में वराह मिहिर लिखित पंच सिद्धांतिका ग्रंथ का विशेष महत्व है, क्योंकि इस ग्रंथ में वराह मिहिर के पूर्ववर्ती प्रचलित 5 सिद्धांतों का एक जगह परिचय प्राप्त हो जाता है। यद्यपि ग्रंथ का नाम पंच सिद्धांतिका है, परंतु यह करण ग्रंथ है। करण ग्रंथ का अर्थ है काम चलाऊ पुस्तक, करण ग्रंथ। हालांकि ये नाम सही नहीं है। करण ग्रंथ का मतलब शक से कैलकुलेशन करने वाला ग्रंथ, और उससे ग्रहों की स्थिति बताने वाला। काम चलाऊ ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे चटपट आप काम कर लेते हो, फटाक से कैलकुलेशन से आपने तुरंत स्थिति निकाल दी, ये बहुत आसान है। तो करण ग्रंथ का अर्थ है काम चलाऊ पुस्तक, अर्थात करण ग्रंथों में ऐसे नियम होते हैं जिसे ज्योतिषी की गणनाएं चटपट हो जाती हैं, परंतु सिद्धांत ग्रंथों में नियमों के सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों से उत्तर निकालने में समय अधिक लगता है। पर एक अंतर यह भी है कि समय जरूर लगता है, पर सिद्धांत ज्यादा शुद्ध आंसर निकालता है, ज्यादा शुद्ध कैलकुलेशन देता है, जबकि कर्ण में शुद्धता कम होती है। पंच सिद्धांतिका में पैतामह, वशिष्ठ, रोमन, पोलिस और सूर्य अर्थात सौर सिद्धांत, इन 5 सिद्धांतों का सारांश दिया गया, इसीलिए इसका नाम है पंच सिद्धांतिका। उन्होंने कहा है कि सूर्य सिद्धांत सबसे उत्तम व उसके बाद रोमक और पॉलिस लगभग समकक्ष हैं, और शेष 2 सिद्धांत इनसे बहुत ही हीन है। पैतामह वशिष्ठ जो है, ये उस समय का सिद्धांत है जब वेदांग अर्थात वेदांग ज्योतिष की रचना हुई थी, जहां पे कि ग्रहों के बारे में बताया ही नहीं गया था, इसीलिए वो बहुत ही हीन है। जबकि ये जो ग्रंथ लिखे रोमक, पॉलिस और सूर्य सिद्धांत, ये उसके 2000 साल बाद अर्थात आज से लगभग 1500 वर्ष पहले लिखे गए हैं, और इसीलिए ये काफी एडवांस है और इसमें ग्रहों को भी सम्मिलित किया गया है। तो खुद वराह मिहिर ने उस समय 505 ईस्वी से 585 के बीच में इस बात को स्वीकार किया था कि सूर्य सिद्धांत ही अति उत्तम है, सबसे ज्यादा उत्तम है। ग्रह गणित, अब हम ग्रहों की गणित कैसे, क्या है ग्रह गणित? ग्रह गणित, जिसे हम सिद्धांत ज्योतिष भी कहते हैं, इसे हम खगोल विज्ञान की ज्योतिष भी कहते हैं। तो ग्रह गणित सिद्धांत ज्योतिष या खगोल विज्ञान ज्योतिष का प्रादुर्भाव भारतीय खगोलज्ञों से हुआ था। प्राचीन भारतीय विज्ञान मूलतः खगोल, शरीर विज्ञान तथा मनोविज्ञान पर ही केंद्रित था। आपको पता ही है कि 1500 साल पहले धन्वंतरी भी हुए थे, बल्कि उससे भी पहले समय में, और उन्होंने शरीर विज्ञान पे दिया था, आयुर्वेद पे ग्रंथ लिखा था। खगोल पे तो वराहमिहिर और बृहज्जात थे ही। मनोविज्ञान पे भी बहुत सारे यहाँ पे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने ध्यान दिया था। पर इस काल में भूविज्ञान, भूगोल, भौतिकी और प्राणी विज्ञान की उपेक्षा की गई। भारत में इस पे कोई खास रिसर्च हुआ नहीं था उस टाइम में, उस प्राचीन समय में। इसी पिपासा को शांत करने के लिए ग्रह नक्षत्रों एवं आकाशीय स्थिति के आधार पर मनीषियों ने भविष्य कथन के लिए खगोल ज्योतिष के आधार पर फलित ज्योतिष, होरा एवं संहिता की रचना कर डाली थी। तो हुआ क्या कि भाई, प्राणी विज्ञान, भौतिकी इत्यादि पे कार्य न होने के कारण इंसान को जो समस्याएं आती थी, स्पेशली प्राणी विज्ञान की, शरीर की व्याधियां, स्वास्थ्य की समस्याएं तब भी होती रही होंगी, उनका इलाज नहीं था क्योंकि उसमें कोई प्रगति ही नहीं थी। उसमें भी ज्योतिष के जरिए इसका उपाय बताने की कोशिश की गई, क्योंकि खगोल विज्ञान उसमें चरम पे था। इसीलिए आज भी ज्योतिष में व्याधियों के लिए ग्रहों के अनुसार उपाय बताए गए हैं, और ये तभी बता दिए गए थे जिससे कि प्राणी विज्ञान की कमी को पूरा करने की कोशिश उस समय ज्योतिष के जरिए की गई थी। ज्योतिष का अर्थ ज्ञान है, इसलिए कहा जा सकता है कि ज्योतिष में सभी शास्त्र निहित हैं। लग्न, धन, भाद्र, मात्र, पुत्र, अर्घ, काम, आयु, धर्म, कर्म, लाभ और व्यय, इन्हें 12 भावों का साम्य श्रीमद् भगवत के 12 स्कंधों में भी मालूम पड़ता है। तो आप समझ लीजिए कि श्रीमद् भागवत कब लिखी गई, और उसमें 12 ही स्कंध क्यों हैं, और उनके नाम भी ऐसे ही हैं, और वही 12 आप ज्योतिष में जो
हम लोग जन्म कुंडली बनाते हैं, लग्न लग्न कुंडली, तो आप देखते हैं उसमें 12 भाव होते हैं, उनके नाम भी यही है। इससे पता चलता है कि ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष बहुत प्राचीन है। यह मध्य भागवत में भी इसी को 12 स्कंधों के रूप में लिखा गया था। बाद में इसे ज्योतिष में एक चक्र के रूप में डिफाइन किया गया है और हर व्यक्ति के लिए उसका उपयोग किया गया है। जबकि मद श्रीमद् भागवत में उसके जरिए लोगों को उपदेश दिया गया था कि आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन उत्तम होगा। पर बाद में इसे ज्योतिष के रूप में बताया गया कि आपको ये समस्याएं हैं और इससे निजात पाने के लिए ये करें तो आपको मुक्ति मिलेगी। अर्थात ज्योतिष का हमारे इन प्राचीन ग्रंथों से बहुत बड़ा रिलेशन है। वराह मिहिर का व्यक्तित्व व कृतित्व, अर्थात उनका व्यक्तित्व क्या था और उन्होंने कर्म क्या किया था। ज्योतिषावतारी पुरुष वराह मिहिर, उनके पिता का नाम आदित्य दास था। अपने पिता से ही वराह मिहिर ने ज्ञान प्राप्त किया था। काल्पी नगर, जिसे काम्पलिक नगर भी कहते थे, वहां भगवान सूर्य की उपासना से वर प्राप्त कर पिता से ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि एक श्लोक है कि पिताएव गुरु, अर्थात पिता से अधिक और श्रेष्ठ गुरु कौन हो सकता है, कोई भी नहीं। अधिकांश विद्वानों ने आचार्य वराहमिहिर का जन्म 509 ईस्वी एवं 585 ईस्वी में शरीर का अवसान, अर्थात 505 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 585 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था। इस प्रकार उनके सभी ग्रंथ छठी शताब्दी, क्योंकि 509 का मतलब छठी शताब्दी के चौथे से आठवें दशक के मध्य रचे गए हों। अब एग्जैक्ट समय तो सभी ग्रंथों का नहीं पता है, पर यह तो श्योर है चौथे से आठवें दशक, अर्थात आप कह सकते हैं कि 540 से लेके 580 के बीच में ही सारी रचना की गई। तत्कालीन राजधानी नगर, जिसे हम अवंतिका के नाम से भी जानते हैं और उसका नाम उज्जैनी के नाम से भी जानते हैं, के विद्वजनों का हृदय से साक्षात्कार करने वाले राजा से समादरणीय होकर, अर्थात सम्मान पाकर, आचार्य वराह ने उज्जैनी के राज्यसभा को अपने पांडित्य से अलंकृत भी किया था। अर्थात ये उज्जैनी राज्यसभा के राजा के दरबार के पंडित जी थे वहां। आचार्य वराह ने अपने ज्योतिष पांडित्य को, अर्थात अब ये इनकी रचनाएं क्या क्या है, लघु जातक, बृहद जातक, विवाह पटल, बृहद संहिता, योग यात्रा, पंच सिद्धांतिका की रचना करके मुखरित किया। मतलब इन्होंने मुखरित अर्थात सुशोभित किया। वराह मिहिर में मिहिर शब्द का प्रयोग भी सूर्य के लिए हुआ है और इन्होंने सूर्य की उपासना से ही अपनी सिद्धि की प्राप्ति की थी, अर्थात ज्ञान की शुरुआत की। बृहद जातक ग्रंथ की सर्वश्रेष्ठ जो टीका की गई है वो भट्टोत्पल ने की थी। तो भट्टोत्पली टीका में भट्टोत्पल ने वराह मिहिर को मगध का द्विज, द्विज एक संस्कृत शब्द है जिसमें ब्राह्मण को कहते हैं द्विज, तो मगध द्विज अर्थात मगध नगर का रहने वाला ब्राह्मण, मगध का जो कि आजकल बिहार में है, तो वहां का ब्राह्मण कहा है भट्टोत्पल ने, जो कि 800 के आसपास उनका जन्म हुआ था। विद्वान विशेषज्ञों के मत से वराह मिहिर भगवान सूर्य के उपासक मगध देशीय ब्राह्मण थे। पुराणों में भगवान विष्णु का वाराह अवतार सर्वविश्रुत है तथा मिहिर शब्द का उपयोग भी भगवान सूर्य के लिए हुआ। कुछ विद्वानों के मत से मगध देश से में अपने पिता से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर आजीविका लाभ के लिए वराह मिहिर ने मगध से चलकर उज्जैन राजधानी सभा में प्रवेश किया होगा, ऐसा माना जाता है। बृहद जातक ग्रंथ की सर्वप्रथम संस्कृत में टीका भट्टोत्पल ने लिखी थी। अपनी इस टीका में भट्टोत्पल ने यत्र तत्र सर्वत्र सरावली नामक ग्रंथ के वचनों का प्रमाण रूप में अधिक प्रयोग किया है। अब देखिए, जब इन्होंने टीका की भट्टोत्पल ने, ये पहले थे टीकाकार इस वराहमिहिर कृत बृहद जातक के, तो साथ में इन्होंने सरावली के बारे में भी बोला है। इसके मतलब उस समय तक सरावली थी, सरावली और बृहद जातक एक समय की लिखी हुई किताबें। सरावली आपको इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा दी गई है क्योंकि वो ज्यादा आसान है और इसीलिए वो लिखी भी गई थी। तो बृहद जातक ग्रंथ की सर्वप्रथम संस्कृत में टीका भट्टोत्पल ने लिखी थी। अपनी इस टीका में भट्टोत्पल ने यत्र तत्र सर्वत्र सरावली नामक ग्रंथ के वचनों का प्रमाण रूप में अधिक प्रयोग किया है।
लगभग 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में देवग्राम वासी व्याघ्र प्रदेश के स्वामी दैवज्ञ कल्याण वर्मा ने शरावली नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये भी 6ठी शताब्दी में थे। अब हो सकता है दशक आगे पीछे हो, पर यह तो श्योर है बृहद जातक के बाद इन्होंने इसकी रचना की है, क्योंकि बृहद जातक कठिन थी, इसीलिए उससे आसान शब्दों में इन्होंने शरावली की रचना की थी। और इनका नाम कल्याण वर्मा था, ये आपको पहले से पता है। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद जातक सदृश ग्रंथ को उपस्थिति के उपरांत भी शरावली ग्रंथ की रचना का क्या कारण था? बृहद जातक तो बहुत डिटेल था, फिर शरावली क्यों लिखी गई? इस पर स्वयं व्याघ्र भट्टेश्वर अर्थात कल्याण वर्मा का शरावली में दिया गया एक वक्तव्य है। वो क्या है? इस वक्तव्य का आशय है कि आचार्य वराह ने बृहद जातक नामक ग्रंथ से होरा शास्त्र की संक्षिप्त रचना होने से इस ग्रंथ से राशियों से संबंधित ग्रहों के लग्नादि सूक्ष्म 10 वर्ग विचार, राजियों, आयुर्ध्याय, दासादि विचार की स्पष्टता नहीं हो सकती या की जा सकती है। अतएव यवन राजकीय राजाओं के सभासद पंडितों से रचित फलित ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों के आचार तत्व के त्याग पूर्वक सार तत्व को लेकर कल्याण वर्मा जैसे व्यग्र प्रदेश के स्वामी, शास्त्र विचार संपन्न एवं निर्मल मना व्यक्ति ने सुस्पष्ट एवं विस्तृत सारावली नामक ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार बृहद जातक ग्रंथ के आधार से विस्तृत रूप में व्याघ्र भट्टेश्वर की शरावली आज तक ज्योतिष के फलादेश में प्रयुक्त होती आई। तो इस पैरा में खुद कल्याण वर्मा जी ने यह बताया है कि जो बृहद जातक है, वराहमिहिर कृत बृहद जातक, ये बहुत संक्षिप्त से ज्ञान तो पूरा दे रही है। हर सूक्ष्म ज्योतिष के टॉपिक पे इन्होंने लिखा है, पर जो भी लिखा है बहुत ही शॉर्ट में दिया है, बहुत ही छोटे श्लोक में दिया है। अब उससे मतलब तो पूरा निकलता है, लेकिन मतलब को समझने वाला बहुत कम लोग थे, इसीलिए उसको डिटेल में किया था कल्याण वर्मा जी ने अपनी शरावली में, और इसीलिए दोनों बुक फेमस हैं। पर मुख्य बुक आज भी, जो मुख्य ग्रंथ है, वो बृहद जातक ही है, और शरावली सेकंड है, इजी। यदि भट्टोत्पल ने वराहाचार्य के ग्रंथों पंचसिद्धांतिका को छोड़कर की टीका ना लिखी होती, मतलब इन ग्रंथों पंच सिद्धांतिका को छोड़कर इन्होंने बृहद जातक की टीका लिखी, शरावली पे भी लिखा, अगर ना लिखा होता तो उसे समझना बहुत कठिन था, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल था, मतलब बहुत ही शॉर्ट में दिया था। वास्तव में वराहमिहिर के सुपुत्र पृथुयसा, अब वराहमिहिर के पुत्र जो पृथुयसा, अब देखिए 3 जनरेशन हो रही है। वराहमिहिर के पिताजी ज्योतिष शास्त्री, वराहमिहिर खुद इतने बड़े फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी इनको हम कहते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के फादर हैं ये वराहमिहिर। और इनके जो सुपुत्र हुए पृथुयसा, उन्होंने सट पंचासी का ग्रंथ लिखा था, जो कि आपके चौथे सेमेस्टर का टॉपिक है, और वो उसी को हम प्रश्न ज्योतिष के नाम से भी जानते हैं। तो वास्तव में वराहमिहिर के सुपुत्र पृथ्वी कृत सट पंचासी का प्रश्न ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृत खंडन खंड खाद्य करण ग्रंथ पर भी भट्टोत्पल की सर्वश्रेष्ठ टीका उपलब्ध होती है। बृहद जातक के उपसंहार में भट्टोत्पल ने अपना समय भी लिखा था, जो कि 966 ईस्वी बताया गया है। ये तब थे जब इन्होंने टीका की, तब तक ये किताब लगभग 300 साल पुरानी हो चुकी। फलित ज्योतिष का इकाई ग्रंथ बृहद जातक। इकाई ग्रंथ इसलिए बोला गया कि आज तक ये यूनिक है, ये सर्वप्रथम है, इसीलिए इकाई मान दिया गया है इसका। मानव मात्र को अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता होती है। भविष्य ज्ञान करने के लिए वेद पुरुष के 6 अंगों में ज्योतिष शास्त्र वेद पुरुष का चक्षु स्थानीय नेत्र ही विशेष अंग है, जिसके होरा शाखा का सर्वमान्य सर्वविस्तृत आदिम ग्रंथ वराहमिहिर कृत बृहद जातक आज तक की इकाई स्थानीय ही है। अर्थात बृहद जातक ही वेदांग के बाद लिखा गया, पर वेदांग बृहद जातक में बहुत अंतर है। वेदांग में ग्रह नहीं थे, बृहद जातक में सारे ग्रह आ चुके थे और तब फलित किया गया। इसलिए ये हमारी पहली बुक है ज्योतिष की, जिसमें सारे ग्रहों का फलन और हर टॉपिक पे फलन दिया गया है। 28 प्रकरण हैं इसमें, कुछ भी बचा नहीं है। पहला राशि प्रभेद, फिर ग्रह योनि, वियोनि जन्म, निषेक, जन्म विधि, अरिष्ट, आयुर्ध्याय,
ये आपका टॉपिक है इस बार सेकंड सेमेस्टर में। दशांतर दशा, अष्टक वर्ग, कर्म जीवाध्याय, ये भी आपका टॉपिक है। राजयोगाध्याय, ये भी आपका टॉपिक है, 3 हो गए। नाभस योगाध्याय, ये भी आपका टॉपिक है, 4 हो गए। चंद्र योग, द्विग्रह योग, प्रवृज्या योग, ऋचशील योग, चंद्र राशिशीलाध्याय, राशिशीलाध्याय, दृष्टिपात, भावाध्याय, आश्रय योगाध्याय, प्रकीर्णाध्याय, अनिष्ट योग, स्त्री जातकाध्याय, नैराणिक विचाराध्याय, नष्ट जातकाध्याय। नष्ट जातक वैसे भी हम लोग प्रश्न ज्योतिष में पढ़ेंगे। दृष्ट कारण, और फिर बाद में इसका सामूहिक रूप से उपसंहार में वर्णन किया गया है। तो ये 28 टॉपिक, मेनली 27 टॉपिक हैं जो कि सारा ज्योतिष कवर करते हैं। इसमें अभी आपको सेकंड सेमेस्टर में 4 दिए गए हैं टॉपिक, वो 4 कंप्लीट करना ही काफी बड़ी बात है। ये सारे कंप्लीट करने के लिए आपने बुक ली है, हालांकि वो सारा पढ़ाया नहीं जाएगा, पर वो पूरा डिटेल है उस बुक में। जिस प्रकार जातक फलित ज्योतिष में बृहद जातक ग्रंथ सर्वमान्य और सर्व प्राचीन है, इसी प्रकार ज्ञान विज्ञान का भंडार संहिता ज्योतिष में आचार्य वराह रचित बृहद संहिता या वाराही संहिता भी आज तक इकाई स्थानीय है। इसलिए मेरी प्रज्ञा आचार्य वराह मीर को कवि, कुल गुरु, महाकवि और महान वैज्ञानिक के साथ त्रिकालदर्शी वराहोतार कहती है। त्रिकालदर्शी वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि वो सिर्फ किसी जातक, क्योंकि जातक ग्रंथ हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं ना, बृहद जातक का मतलब ये जातक, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना, उसकी कुंडली बना के उसका फलित करना। लेकिन त्रिकालदर्शी वर्ड शब्द ये बता रहा है कि वो सिर्फ व्यक्ति को नहीं, ये पूरे पृथ्वी का भी, उस पर क्या क्या घटनाएं आगे हो सकती है इसका भी उन्होंने वर्णन कर दिया था। और उसका नाम है बृहद संहिता, दूसरे शब्दों में वाराही संहिता कहते हैं। ये थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, जिसमें यह बताया जाता है कि कैसे पूर्व चक्र के जरिए आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में कब कब कौन कौन सी घटनाएं होंगी, कब शुभ घटनाएं होंगी, कब अशुभ घटनाएं होंगी। नास्त्री दमस वगैरह ने जो बताया वो तो बहुत बाद में बताया है, बराहमीर ने इस पे बहुत पहले ही लिख दिया था। और उन्होंने तो फंडामेंटल लिखे हैं, और उन फंडामेंटल के आधार पे आप खुद आज बता सकते हैं, आप खुद वो ज्योतिष बन सकते हैं जो इस विश्व के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए उनको त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। ये एक बड़ी चीज है। और ये थर्ड सेमेस्टर का आपका टॉपिक है वाराही संहिता। जन्म विधि नामाध्याय, प्रसव ज्ञान। अब यहाँ जन्म विधि के आधार पर निर्धारित, अब हम लोग तो जन्म के वक्त जो टाइम लिखा जाता है उसी पे आधारित कुंडली बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि कैसे 3 तरीके हैं। प्रसव ज्ञान विशेषज्ञों का मत है कि गर्भवती स्त्री को जब प्रसव वेदना प्रारंभ होती है तो उस समय जब बच्चेदानी का द्वार उद्घाटित हो जाने से जल स्राव होने लगता है, तो जल स्राव का तात्पर्य है कि गर्भस्थ शिशु अपने स्थान से च्युत, च्युत वर्ड का मतलब होता है अपनी जगह से वो मूव कर चुका है। ठीक, तो इसका मतलब यही उसका जन्म का समय है। अब क्योंकि वो तो मूव किया है, किसी को पता नहीं है, किसी ने देखा तो नहीं अभी, इसीलिए वो टाइम नोट नहीं किया था। पर एक्चुअली में वही सूक्ष्म ईस्ट काल है। आप 15 मिनट पहले मान लीजिए जो समय लिखा जाता है, इसी समय को सूक्ष्म ईस्ट काल कहा गया है। दूसरा तरीका यह है, गर्भस्थ बालक का अंग दर्शन जिस समय हो रहा हो वह भी ईस्ट काल है, पर यह स्थूल हो गया अब, क्योंकि अंग दर्शन पहले, सबसे पहले तो अंग कौन सा आता है, सर ही आता है ना भाई। हर चीज आप देखते होंगे, जो भी मूवेबल बॉडी है, चाहे प्लेन हो तो आगे कोनिकल होता है, सी में सबमरीन्स हैं, शिप हैं, सब आगे कोनिकल होते हैं जिससे कि कोई अवरोध ना आए। इसीलिए हेड सबसे पहले। तो गर्भस्थ बालक का अंग दर्शन, और फिर भी नाम नहीं लिखा, सिर या हेड का लिख सकते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा उल्टा पैरों के जरिए होता है, इसीलिए अंग दर्शन लिखा गया है कि जिस समय हो रहा हो वह भी ईस्ट काल है, जो कि स्थूल मान है। अब 15 मिनट डिले हो सकता है। भूमिगत शिशु का जन्म समय जो अधिक प्रचलित है वह स्थूल इष्टकाल कहा गया। भूमिगत मतलब बच्चा जन्म होके हाथ में आ गया। अब नर्स ने जो टाइम लिखा वो स्थूल टाइम है। तो अगर आप कुंडली बनाते वक्त ये अपनी तरफ से रफली उस व्यक्ति से कुछ घटनाएं पूछ लें, और तब टाइम में कुंडली बन जाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा उसके गुण, तो आप अपनी तरफ से ये सुधार कर सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक लिखा गया है।
कि भाई आपने देखा कुंडली बन के आ गई, ज्यादातर तो मैच कर जाती है, स्थूल वाला भी वही देता है, क्योंकि लग्न का परिवर्तन 1.5 घंटे में होता है। अब 1.5 घंटे टाइम 15 मिनट से तो बहुत ज्यादा है, पर कभी कभी जन्म ऐसे समय पर होता है जब 5-10 मिनट का अंतर रहता है, लग्न बस खत्म होने वाली है, अगली लग्न का 0-0 मान आता है, क्योंकि वो मिनट में नजर आती है या सेकंड में नजर आती है। ऐसी स्थिति में पूरा एक हाउस शिफ्ट हो गया। जब एक हाउस शिफ्ट हो गया तो ग्रह सारे कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में कैरेक्टर मिलाने के लिए अब आप उस जातक से उसके कुछ गुण पूछ लें, पिछली घटनाएं पूछ के उस कुंडली को 1 डिग्री मतलब एक हाउस पीछे कर दें, क्योंकि आप एक हाउस आगे चले गए हैं। इस टॉपिक का जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा महत्व है, अदरवाइज आप गलती से लोगों की कुंडली गलत बना दें। हमेशा सॉफ्टवेयर पे विश्वास मत करें, या नर्स ने जो टाइम डाला है उस पर विश्वास मत करें। इसीलिए कुछ क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए उस व्यक्ति से जिसकी आप कुंडली बना रहे हैं। फलित ज्योतिष एवं यवन प्रभाव, इसमें यवनों का योगदान क्या था उसकी बात कर रहे हैं। आचार्य वराहमिहिर फलित ज्योतिष को यवनों की देन कहने में संकोच नहीं करते। निसंकोच वराहमिहिराचार्य ने यवनाचार्यों की ज्ञान गरिमा का भारतीय ज्योतिष से साम्य करते हुए विशेष समादर किया है। जैसे एक श्लोक में वराहमिहिर ने खुद लिखा था कि म्लेच्छा ही यवनेस्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्मृतम ऋषिवतेपि पूज्यन्ते की पुनर्विदे विद्य विजा। विज वर्ड विद्य विज वर्ड आया है, उनको विद्वान माना है और उनको वही सम्मान दिया है जो ब्राह्मण को उस समय यहाँ मिलता था। साधारणतः यवन शब्द का प्रयोग आज तक पश्चिम देशी यूनान और अरब आदि देशों की जनता के लिए होता आ रहा है। वस्तुतः हमारे सर्वमान्य भागवत जैसे पुराणों में भी यवन यवनेश्वर शब्दों का प्रयोग हो चुका है, मतलब यवन बहुत वर्षों पहले आ चुके थे। और उसका सबूत क्या है? भाई भागवत पुराणों में भी शब्द आया है, तो उसका सबूत ये अगला श्लोक है कि रात हूणांद पुलिंद पुष्कर पुलकसा अभिरंका यवना खसा दिया। हूण कब अटैक किए थे? हूणों का आपने इतिहास पढ़ा होगा। यन्ने च पापा यदु पापस्य शुद्धयति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। वराहमिहिर की ब्रजजातक एवं बृहत संहिता जैसे ग्रंथों एवं भट्टोत्कल की टीका में यवनों को म्लेच्छ जाति कहते हुए सूर्यादि ग्रहों के दशा वर्षों के प्रामाण्य वर्षों के उल्लेख में मय नामक दानव एवं म्लेच्छ जातीय यवन आचार्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अब फिर से बृहत जातक के एक श्लोक में ये वर्णन किया गया है। इसमें दानव का भी, मय नामक दानव को बताया गया है कि ज्योतिष के बारे में वर्णन उसने भी किया है, ज्योतिष उसने सिखाई है, बताई है। साथ में इसमें यवनों का भी वर्णन है। मय यवन मणिथ शक्ति पूर्वे दिवस करादि वत्सरा प्रतिष्ठा मयो मय नाम दानवा सूर्य प्रसाद यवना म्लेच्छ जातियो होरा विधि। जो म्लेच्छ जाति के लोग थे वो भी होरा विधि थे, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। किंतु यवन या यवनाचार्यों से ही फलित ज्योतिष का प्रचलन हुआ है, ऐसा कथन कहां तक तथ्यपूर्ण है समझ में नहीं आता, क्योंकि महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में तात्कालिक ग्रह योगों से राजा की मृत्यु तक का फलित कहा गया है। तो वाल्मीकि रामायण में भी राजा की मृत्यु का फलन किया जा चुका था ग्रहों के योगों से, लेकिन उस टाइम में इस पे इसलिए सूर्य चंद्र का वर्णन है, पूरी तरह से उस समय ज्योतिष नहीं की गई थी। उसका श्लोक का सबूत यहाँ पे है। अवेरियंती दैवज्ञा सूर्यांकरा भूति। देखिए सूर्य की बात आ रही है यहाँ पे, क्योंकि तब सूर्य और चंद्रमा ही जानते थे। प्रायेण ही निमित्ता निमिदुषा समृद्धे राजा मृत्यु मां वाग्रोत्ति घोरा वापद मृच्छन्ति। तो राजा की मृत्यु के बारे में सूर्यांकराहुत अर्थात सूर्य पे उस समय ग्रहण लगा था। सबको ये जरूर पता था कि सूर्य दिन में भी कभी कभी अस्त जैसा प्रभाव देता है, लेकिन क्यों देता है इसकी गणना उस 5000 साल पहले नहीं कर पाए थे लोग। अब कुछ चीजें आप पढ़ते होंगे, ये शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, ये ज्योतिष के हैं। इसके अतिरिक्त ईथम हेली आस्फुत होरा केंद्र देशकाण लिप्ता अनफा शुनफा दुर्धुरा केमद्रुम एपोक्लिम पड़फर हिबुल जामित्र मेहुरण देवनाम द्यूतम ऋषभ इत्यादि भी यमन भाषा के शब्द हैं, इसलिए हिंदी और संस्कृत में ये समझ में नहीं आते हैं।
उपरोक्त विचार के बावजूद मैं जातक ग्रंथों में वराह मिहिर कृत बृहद जातक ग्रंथ को सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। दूसरे शब्दों में बृहद जातक ग्रंथ को जातक ज्योतिष का कल्प वृक्ष कहना समीचीन होगा। बृहद जातक भविष्य ज्ञान के लिए दूरवीक्षण यंत्र है जो सदा स्फटिक समान प्रकाशमान है, और इसीलिए विद्वान जिन लोगों को ज्योतिष का अध्ययन करना है उन विद्वानों के लिए यह ग्रंथ सबसे ज्यादा लाभप्रद है। तो आज के टॉपिक में हमने बृहद जातक की शुरुआत कर दी है और आज इसका इतिहास, परिचय और वराह मिहिर और यवनों का परिचय भी किया है। अगले लेक्चर में अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे।